मुत्तहिदा। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, सियासी अकामे का दौरा है और उनके किस्से ज़बान ज़दे आम हैं। कौन कौन यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर है, और अगर दुबई की बात की जाए तो कोई सेल्स कंसल्टेंट है और कोई एडवाइजर टू द चेयरमैन है। ये अकामे क्यों मिलते हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, यहाँ पर वजीर पानी और बिजली और वहां पर सेल्स कंसल्टेंट, ये क्या बनता है, मामला क्या है ये? देखिए, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को जिन्होंने उजाड़ के दुबई आबाद किया है। ये वो सियासतदान हैं कि दुबई का अकामा क्यों लिया जाता है। दुबई वहां सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, दुबई वहां आपके लिए एक रिफ्यूज है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सैर करनी हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने शॉपिंग करनी हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने मसाज कराना हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने जिंदगी के अंदर कोई ट्रीटमेंट कराना हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने घर खरीदना हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने कंपनी बनानी हो तो दुबई जाते हैं। 3-3 हजार रुपए और 5-5 हजार रुपए और 10-10 हजार रुपए पे वो लोग जाके वहां नौकरी करते हैं। एक एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं। ज्यादा सर, 10-10 12-12 लोग भी रहते हैं। ये ख्वाजा आसिफ जो वहां का अकामा अपनी कंसल्टेंसी की बुनियाद पर लहराता है, इसको पता है सियालकोट से कितने लोग वहां गए हुए और उनकी हालत क्या है। नवाज शरीफ साहब को पता है वो वहां जाके जो मिल उन्होंने कायम की थी, क्या उस मिल के यहां होती तो पाकिस्तान में मजदूर ना आते। कभी जाकर देखो और जद्दा की सड़कों पे घूमो, एक एक बंदा आपको बताएगा किस बंदे की कौन कौन सी जायदाद है। हम पाकिस्तान में नहीं बता सकते इसलिए कि हमें पता, हम यहां कहते हैं जी सबूत दो, लेकिन बाजार में कैमरा लेके घूमो, लंदन की सड़कों पे कैमरा लेके घूमो, दुबई में कैमरा लेके घूमो, आपको एक एक आदमी बताएगा पाकिस्तान से गया हुआ कि इन लोगों ने कितना पैसा यहां पर ट्रांसफर किया है। मेरे मुल्क से लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये पहले वहां सरमाया की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां अपना घर बनाते हैं, वहां अपने होटल बनाते हैं, वहां अपनी तायुश का सामान पैदा करते हैं और वहां अकामा लेते हैं। अकामा किस लिए होता है कि मैं जब जाऊं तो मुझे कोई वीजे की जरूरत ना पड़े, हेजल फ्री हो जाए चीजें। मुझे मैं जब चाहूं टिकट कटाऊं, सीधा वहां अकामा दिखाऊं, अंदर अकामा दिखाऊं, बाहर अकामा दिखाऊं, अंदर। मुझे कसम इस बात की जरूरत ना पड़े कि मैं जनाब किसी को कहूं कि प्लीज अरेंज वीजा। आपको पता है कि जो दुबई का वीजा एम्बेसी थोड़ी देती है जी। दुबई का वीजा वहां पर एक बंदा रेजिडेंट जो है वो आपको सपोर्ट करता है या स्पॉन्सर करता है, वो आपको वहां पर आकर वीजा लेके देता है और वो वीजा आपको यहाँ पर फैक्स में आता है। एक जमाना होता था कि वो उसमें खड़े होते थे बाहर लेके, वो को पकड़ाते थे वीजा और आप जाके दिखाते। एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं? एयरपोर्ट पे खड़े होते थे, आपका कोई जिसने आपके लिए वीजा अरेंज किया। अभी भी 3-4 दिन का प्रोसेस है और 3-4 दिन में वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब का पता चल जाएगा वो काम, ठीक। ख्वाजा आसिफ का पता चल जाएगा यार अप्लाई किया है, और जी ख्वाजा आसिफ साहब ने अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने दुबई आ रहे हैं, पता करो। ये तुम दुबई स्किप क्यों करते हो? इस तरह की सूरत होती थी, अरब शहजादे किया करते थे। मैं 1989 में पहली दफा उम्रा करने गया हूं जी, और उम्रा करने गया तो जब मैं निकला तो वो उसके अपना उसमें था क्या नाम है जद्दा एयरपोर्ट पे, तो चांद नजर आ गया। अच्छा, 14 घंटे मेरी फ्लाइट इसलिए डिले की गई कि अरब शेखों के जहाज उड़ रहे थे। कोई बहरान जा रहा था, कोई मिस्र जा रहा था, कोई बैरूत जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं। ये शहजादे हैं भाई, इन्हें अकामा चाहिए वहां पर, और अकामे के लिए ये यार क्या इज्जत होगी मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की कि जो एक दूसरे मुल्क का अकामा हासिल करता है। इन्होंने पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने के लिए रखा हुआ है, ये पाकिस्तान सिर्फ सियासत करने के लिए आते हैं ये लोग। पाकिस्तान इनका नहीं है, पाकिस्तान मेरा और आपका है। ये है सूरत हाल। राइट। और ये सब, ये तो अकामा की बात हो गई, अब जरा पैनामा की भी बात कर लेते हैं। अब दो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात, दोनों मोतबर हैं। एक पर पैनामा केस के फैसले की सूरत में नाअहली की तलवार लटक रही है और दूसरे के ऊपर मनी ट्रेल ना देने की सूरत में नाअहली की तलवार उनके सर पर लटक रही है। क्या दोनों के केसेस का मुवाजना करना जायज है? हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं जी। एक बात तो मैं बड़ी वादे करूं जी, पहले वादे कर दूं कि इमरान खान से मेरे
नजरियाती इख्तलाफ 1000 जगह सही हो सकते हैं। यस, ही इज अ कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड बॉय, कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को के गुण गाता है, सब कुछ करता है, उसकी अपनी एक मिसाइल है। ठीक। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पे अमल करते हुए कि हातिम ताई की बेटी को आपने वो दे दिया था कि इसका बाप जो था, चादर बिछा दी थी सफाना जी, के, जी, 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 इसका बाप सखी था, वैल्यू इसके बाप ने ये। इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट से बाला कोई अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रेंड सेट करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने पाकिस्तान के ट्रेंड सेट किए हैं और पाकिस्तान का अदलिया के ऊपर से एतमाद खत्म किया है। जिस दिन पहला फैसला जस्टिस मुनीर का आया था तो उस दिन लोगों को अंदाजा हो गया था जब उसने कहा था कि इन सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज जस्ट एक फाते इनकलाब जो होता है वो जायज होता है। तो उस दिन ये साबित हो गया था कि यजीद ठीक है और हुसैन गलत है, क्योंकि वो हुसैन कामयाब नहीं हुए थे। उसके बाद केसेस की तारीख चलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तारीख अगर मुरतब कर रही है तो उसको दो चीजों का ध्यान करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि क्या आप सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ चूंकि 30 साल इस मुल्क में हुक्मरान रहा है, 32 साल, उसके अंदर से 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बना है, 1 दफा वो चीफ मिनिस्टर बना है, फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, उसके साथ एक बहुत बड़ी एम्पायर वाबस्ता है। आप एक ऐसे शख्स को कंपेयर करना शुरू हो जाएंगे कि जिस शख्स का कैरियर एक बिल्कुल आम क्रिकेटर के तौर पे है कि जो लोगों की आंख को तारा था, इमरान खान। डेफिनेटली आंख, क्रिकेटर की लाइफ उसकी अपनी, उसके अपने इल्स भी अपने, अपनी सारी चीजें भी अपनी खत्म हो गई। क्रिकेटर के बाद ट्रेंड सेटर अमंग द प्लेयर्स के वेलफेयर क्या होती है। इंडीड, इंडीड। थर्ड चीज, पाकिस्तान की हजारों माओं के लिए एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कि अपनी मां के मरने के ऊपर उसका नाम जिंदा रखा जा सकता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल किसी और ने जी। आज पाकिस्तान का नवाज शरीफ से लेकर जरदारी तक और जरदारी से लेकर इवन सिराजुल हक तक आज भीख मांगने चले तो उस तरह का अस्पताल नहीं बना सकते। मुझे ख्वाजा आसिफ से तकलीफ क्यों है? गाली दो इमरान को दो जी, तुम उसकी वेलफेयर एक्टिविटी में क्यों घुसते हो? तुम दो जो मर्जी करो, लेकिन इस तरफ क्यों आते हो? तुम इस पाकिस्तान के लोगों के दिलों से यह तस्वर ही खत्म कर देना चाहते हो कि वेलफेयर एक्टिविटी भी कोई चीज होती है। और तुम्हें पता है सबको, यह आज से बात नहीं चल रही। जिस दिन से वो शख्स इस पॉलिटिक्स में आया है, कभी प्लॉट तुमने ले लिया था और फिर मुंह की खानी पड़ी। वो प्लॉट उसने शौकत खानम को दे दिया था, वो प्लॉट आपने दिया था उसको जब वो क्रिकेट का मैच, किसको नहीं, सबको दिया था। आप तो प्लॉट देने के बादशाह थे। आपकी अगर फाइलें निकाली जाएंगी एलडीए की तो आपको पता चलेगा किस किस को आपने प्लॉट दिए। क्या इमरान खान नायल हो सकते हैं जी? इस मनी ट्रेल मैं ना देने की सूरत में कहना चाहता हूं, देखें दो चीजें देखें। पहली बात तो यह है कि दुनिया पूरी इस बात पे तमीज करती है कि इस मुल्क से, उनके मुल्क से पैसा लेके बाहर कौन गया और उनके मुल्क में पैसा लेके कौन है। आज अगर आप यह फैसला करेंगे, देखिए मेरी बात सुने जी, मैं और आप एक इंडिविजुअल लेवल पे एक घर बनाते हैं। दुनिया पूरी में एक घर ऐसी चीज होती है कि जिसको वो टैक्स से एग्जेम्प्ट करते हैं कि पर्सनल चीज है, छोटा बनाए बड़ा बनाए ये उसकी अपनी मसला होता है, लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन होती है, बड़ा बनाए तो दिया जाता है। ठीक। एक चीज, पाकिस्तान की 60% आमदनी रिमिटेंसेस पे काम करती है। मैं घर बनाता हूं, उस टाइम मैंने भाई से कर्जा लिया हो, मैंने किसी और दोस्त से कर्जा लिया, और मैं आज बताता हूं कि मैंने कर्जा लिया था अपने घर को मुकम्मल करने। इसी टेलीविजन से मैंने 4 महीने की तनख्वाह एडवांस ली थी जो मैंने ऐसा पे की। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, वो तो रिकॉर्ड में था। लेकिन मैंने जो अपने दोस्तों से कर्जा लिया था वो तो मैंने ऐसा से पे की। ये इंडिविजुअल होते हैं, इसकी रिकॉर्ड रखे भी जाते हैं, नहीं भी रखे जाते, चार बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि अगर आप ये तमीज खत्म कर देंगे तो आप सबसे पहले उन पाकिस्तानी लोगों के लिए एक थ्रेट बनाएंगे कि आइंदा अगर तुमने पाकिस्तान पैसा लेके आए तो तुम्हारे पीछे हम नैब लगा देंगे, तुम्हारे पीछे हम सुप्रीम कोर्ट लगा देंगे। तुम्हारे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डिसीजन करते वक्त
ये सुप्रीम कोर्ट जो है, देखें सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के, मैं एक सेकंड सुन का बात कंप्लीट कर, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के उस सीट पे बैठी हुई है जहां उसको चोरी के पैटर्न में भी फर्क करना पड़ेगा। प्रबल बात है कि चोरी है नहीं, होती नहीं, बनती नहीं है, मुझे अंदाजा है इन चीजों का। और दूसरी बात यह कि आपको ये तय करना पड़ेगा। और मुझे इमरान खान का फिक्रा जो है, सच्ची बात है, ये भी देखना पड़ेगा कि केस करने वाला कौन है। नहीं, केस करने को छोड़ दो, जो मर्जी है उसको मैं छोड़ दें केस करने। लेकिन एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने ये की है, उसने कहा था कि अगर ये फिक्रा नवाज शरीफ नहीं कह सकता, इसके लिए हौसले की बात होती है, बड़ा फिक्रा, हौसले की बात होती है कि अगर इस मुल्क मेरी नाअहली हो जाती है तो ये बहुत कम कीमत है इस पाकिस्तान से करप्शन के। ये नवाज शरीफ अगले 10 साल मेरा चैलेंज है नहीं कहेगा। राइट, अच्छा, और ये सब अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुख्तसरन बताइएगा, पनामा केस का फैसला महफूज है, अगर ज्यादा देर तक महफूज रहा नताइज क्या होंगे इसके? देखें, फैसला जल्द आ जाना चाहिए, इसलिए कि बहुत ज्यादा रस्सी पे तनी हुई है ये खलकत। और दो चीजें हैं जो आज मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो बहुत है लीगल इश्यूज। इस वक्त बहुत बड़ी एक जंग है और कंफ्यूजन है कि जो हर लॉयर ने फैलाई हुई है, और सलमान अकरम राजा ने कि यही बेंच है जो फैसला करेगा। 3 रुकनी या 5 रुकनी उन्होंने फैलाई हुई है। मेरे नजदीक ऐसा नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच बनाया जी, उनमें से 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला किया जिसमें 2 ने कहा कि हम ये मुकम्मल फैसला है हमारा, 3 ने कहा हमारा हाफ फैसला है जी। अब वो 3 जब पूरा अपना फैसला मुकम्मल करेंगे आफ्टर JT तो विल बिकम 5 बेंच। सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द यह ऐलान कर लेना चाहिए, इस कौम को कंफ्यूजन से निकाले कि ये फैसला 5 रुकनी बेंच करेगा या 3 रुकनी इंप्लीमेंटेशन बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए क्योंकि ये कौम में कंफ्यूजन, और इसको होता क्या है, ये जब तक ये कंफ्यूजन कायम रहेगी ये चीचू चाचा होता रहेगा। और ये जो जिस तरह के, क्योंकि ज़ाहिर बात है नून लीग का एक कमाल बात यह है इस पूरे JT के अंदर कि उन्होंने एक मेरिट पे गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ये तो वो तो फला इधर उधर से निकाले। मैं दरखास्त करता हूं ये जो बेंच तश्कील देना है तो दे दें और बता दें कि ये बेंच होगा, ये फैसला करेगा, और कब करेगा वो आपका मसला है। राइट, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगान सूबे कंधार में फौजी अड्डे पर हमला हुआ और हमले के वजह से तकरीबन 40 अफगान फौजी हलाक हुए हैं, मुताद्दिद जख्मी हुए हैं। साथ ही साथ आज का दिन आपको और हमें याद रखना चाहिए, 26 जुलाई है, कारगिल वार को 18 साल हो चुके हैं, सीज फायर हुआ था आज के दिन। कितना इंपॉर्टेंट है 18 साल होने के बाद, नतीजा क्या रहा, इसका बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जनाब, अफगान सूबे कंधार में फौजी अड्डे पर हमला हुआ जिसके नतीजे में 40 से जायद अफगानी फौजी हलाक हुए हैं, मुताद्दिद शदीद जख्मी हैं। अफसोस की बात यह है कि वहाँ से हमेशा पाकिस्तान पर ही मलबा डाला जाता है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह के वाक़े की मजम्मत की है। और यह सब से इसी पर बातचीत करेंगे। और यह सब, क्या अफगानियों को अमरीकियों का साथ निभाने की कीमत चुकाना पड़ रही है? देखें, अमरीकी मसला यह है कि इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस गया है जी। अमेरिका का सबसे बड़ा मसला यह है कि अमेरिका जिस भी मुल्क से निकलना चाहता है वो बुनियादी तौर पर वहां से अपने तौर पर बाइज्जत निकलने की कोशिश करना चाहता है। देखिए, वियतनाम में जिस वक्त थे तो वियतनाम में उन्होंने बड़े इमेजेस बनाए थे। रैम्बो जो फिल्में हैं वो वियतनाम से आई थी। एक अकेला रैम्बो जो है ना, वो मतलब हम रहे ना, सुल्तान रही 60 बंदों को मारता है, कहते यार क्या बेवकूफाना फिल्म बनाते, ट्रेन को रोक लेता है। रैम्बो पता नहीं क्या कुछ करता है, उसको कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने किया ये था कि कंबोडिया पे हमला कर दिया जी जी, और कंबोडिया पे हमला किया था और कंबोडिया की ईंट से ईंट बजा दी थी पड़ोसी मुल्क पे, और उसके अंदर से अपने बंदे जब वियतनाम से उन्होंने निकाल के ले गए थे जी। अब पाकिस्तान में भी यह है कि पाकिस्तान में वो हमला करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, और खुद डायरेक्ट कर नहीं सकते, इंडिया के थ्रू करवाते हैं। लेकिन तालिबान दिन ब दिन वहां स्ट्रांग होते जा रहे हैं। असल मसला यह है कि अभी जो मुल्ला हैबत सही है, आपको पता है कि मुल्ला हैबत सही का अपना बेटा खुद इस अफगान जहाद के अंदर शहीद हुआ है अमेरिकियों से लड़ते हुए। अच्छा, जब अमीर का बेटा हो तो उसका मतलब एक कैफियत बन जाती है ना कि ये उस तरह की सूरत हाल नहीं है। अभी पिछले दिनों हुआ, अब वो अफगान तालिबान के मुल्ला 3 साल पहले कि हम अफगानों के साथ नेगोशिएशन करने को तैयार हैं, हामिद करजई हो, हकमत यार हो या अभी जो है अशरफ गनी हो,
लेकिन एक अमेरिकन सिपाही जब तक इस सरजमीन के ऊपर उसके बूट्स मौजूद हैं, हम नेगोशिएशन टेबल पे नहीं बैठेंगे। ये कैफियत उन्होंने उस वक्त वहां की थी अपना, उन्होंने जब उन्होंने कतर में दफ्तर खोला है, वो आगा वाला, तैयब आगा वाला, तो तैयब आगा को उन्होंने कायल तो कर लिया, लेकिन आखिर में जब उसकी बात हुई नेगोशिएशन की तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप निकलो फिर हम कर लें। ये जो अशरफ गनी वगैरह ये जो लोग हैं, ये इतनी वीक गवर्नमेंट है, इनको पता है कि आज अमेरिकी चले गए तो हम तो तिक्का बोटी हो जाएंगे, क्योंकि तो पहले भी इनकी कोई ऐसी इतना इनकी फॉलोइंग है ना कुछ और चीज़ है। काबुल शहर के अंदर एक छोटा सा क्राउड है और हम लोग उसको दिखाते रहते हैं, कभी डांस दिखाते हैं, कभी गाने दिखाते हैं, कभी उनका क्लब दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी काबुल की चहल पहल दिखाते हैं। ये तो जाहिर शाह के जमाने से चले आ रहे हैं। जाहिर शाह में तो काबुल वाइट शहर था जहाँ स्कर्ट पहन के औरतें घुमा करती थी, जो कि अफगानिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस वक्त हालत यह है कि 80% अफगानिस्तान, अमेरिकन रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके ऊपर कहते हैं, वो एक फिल्म होती थी जिसमें कहते हैं कि दिन को राज फरंगी का और रात को राज मलंगी का। एक तो यह है कि रात को, क्योंकि तालिबान अभी तक को कहते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट वहां बनाना नहीं चाहते, क्योंकि तालिबान तो बना लेंगे, एक जगह स्टेबल हो जाएंगे तो फिर अमेरिकी जो है उस जगह आ जाएंगे, एरियल हमला होगा, सब कुछ, तो वो बुनियादी तौर पर ये तो तय है कि अमेरिकियों के पैर तो उखड़ चुके हैं। देखिए गुरिल्ला वार जो है ना, गुरिल्ला वार के ऊपर एक बहुत बड़ी किताब है, वॉर ऑफ द फ्ली। अच्छा, मक्खी की जंग। वो कहते हैं कि गुरिल्ला एक मक्खी होता है और उसकी जंग कुत्ते के साथ होती है। कुत्ते का साइज बहुत बड़ा होता है, वो कभी कुत्ते के कान पे बैठ के काटते हैं, कुत्ता कान को काटता है, कुत्ते की दुम पे जाते हैं, कुत्ता दुम को काटता है, कुत्ते की पेट पे आते हैं, कुत्ता पेट को काटता है, कुत्ते की टांग पे बैठते हैं, कुत्ता टांग को काटता है। आखिर कुत्ता अपने आप को काट काट के पागल हो जाता है। अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान जो वॉर लड़ रहे हैं, वॉर ऑफ द फ्ली है, और ये वॉर ऑफ द फ्ली जो है बड़ी खतरनाक होती है। आप खुद सोचे ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने को क्लियर कर लिया है कि टारगेट क्या है, कम्बैटेंट, टारगेट क्या है, फौजी, टारगेट क्या है, अमेरिकन, टारगेट क्या है, उनकी इंस्टॉलेशन। ये वो चीज है कि जिसने अमेरिकन के अंदर खौफ पैदा किया हुआ है। आप अंदाजा करें कि 21% ऑफ अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो हर साल खुदकुशी करते हैं जो यहां से जाते हैं। आप उठाएं उनके उनके सवाल हयात अगर पढ़ी जाए तो वो स्टैटिस्टिक्स जी, उनका एक अखबार रसाला है जिसको वो है वेटरन्स ऑफ अमेरिकन आर्मी। मैंने पेंसिल्वेनिया स्टेशन पे एक बंदे को देखा, वो अमेरिकन सोल्जर था, और वो बंदा कहता है कि मुझे अबंडन किया हुआ है। 14 लाख होमलेस हैं, उसमें 9 लाख वो हैं कि जो वॉर वेटरन्स हैं और वो उनको पागल हो गए हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम में, और घर वालों ने भी निकाल दिया कि जो ये हालत है। और ये हालत, तो इस वक्त अमेरिका जो है बड़ी बुरी डिफीट में है। मसला सर यह है कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के साथ कोलाब, ये कोई मुल्क, पड़ोसी मुल्क उनकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन अफगान हमेशा अकेले लड़ते रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बरतानिया को शिकस्त दी, सूरज ग्रुप नहीं होता था, फिर उन्होंने रूस को शिकस्त दी, दूसरी बड़ी ताकत, और अब अमेरिका को शिकस्त देंगे। राइट, और ये सब कारगिल की बात कर लेते हैं। तकरीबन 18 साल हो चुके हैं इस वाक़े को। कारगिल की जंग आपकी नजर में ये जीत किसकी थी, हार किसकी थी? क्योंकि किशन पॉल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड किशन पॉल, जो कि 15वीं कोर के थे, मेरे दिल के अंदर जो बात चलती है उस समय ये तस्लीम करता हूं कि हम ये जंग कभी जीते नहीं थे, ये उनका जुमला है। ये वो जंग है जी जिसमें नवाज शरीफ साहब के बारे में बिल क्लिंटन टेप्स, प्रेसिडेंशियल सीक्रेट डायरीज जो हैं, ये उसकी उन्होंने बताई हुई हैं। उसके 560 और 561 पेजेस के ऊपर जो नवाज शरीफ का कारगिल का जो 2 सफ़े इशू जो डिस्कस हुआ है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को हमने इनवाइट नहीं किया था, इसने खुद अपने आप को वाशिंगटन में इनवाइट कर लिया था। और वो कहते हैं कि हमने उसको व्हाइट हाउस में मिलना नहीं चाहता, हम उसको लाइब्रेरी में मिले थे, और लाइब्रेरी में हम मिले तो हमने उसको बहुत थ्रेट किया और ये किया वो किया। उसने कहा कि अगर तूने वॉर न रोकी तो हम अपनी साइड बदल देंगे, हम इंडिया पे जाएंगे, हम थ्रेट किया। क्योंकि उससे पहले ब्रूस रिडल ने एक किताब लिखी है CIA के उसके ऊपर, उस जमाने के ऊपर, और वो कहता ये है कि उस जमाने के अंदर हालत ये हो गई थी कि हमें खौफ हो गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज कर देगा। और न्यूक्लियर वेपन ऐसी चीज़ है कि इसका खतरा जो है पूरी दुनिया को बहुत बड़ा, और क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी बिल्टोई की हुई थी, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी आ गई हुई थी कि इसके अंदर पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा मोटा वॉरफेयर हो रही थी, इंडिया ने वहां से वो शुरू कर दिए थे, एरियल अटैक शुरू कर दिए, और एरियल अटैक का स्ट्राइक शुरू कर दी। एक बंदा था स्ट्रॉप टालबोट जी, उसने वो डिप्टी
टीस था के एडिशनल सेक्रेटरी, उसने भी एक किताब लिखी है इस सारे इशू के पर। उसने कहा है कि उस वक्त जब उसको भेजा गया उसको नवाज शरीफ को, तो कहा गया था कि तुम ये करके आओ जंगबंदी। तो उसने कहा मुझे मार देंगे। तो उसने कहा अगर तुम्हें मारा गया तो तुम्हें हम सेफ करेंगे। तो बिल क्लिंटन ने फिर उसको फिक्रे उसके अंदर से लेके, बिल क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका की रिफ्यूज तुम्हें मौजूद है, तुम यहाँ आ जाना। उसने कहा मैं अमेरिका आऊँगा। ये भी फिक्रे उसके हैं कि अमेरिका में हर पाकिस्तानी के लिए जगह है, तुम यहाँ पर पनाह ले सकते हो। और उसके बाद बिल क्लिंटन ने फिर एक जगह तकरीर करते हुए कहा था कि जिस वक्त उसको सजा हो रही थी फांसी की, मैं ख्याल ऑक्सफोर्ड है किसी और जगह, वो भी उसने स्टॉप टालबोट ने उसमें जिक्र किया। तो फिर मैंने सऊदीज को प्रेशर डाला था कि इसको निकालो भाई, वरना मुशर्रफ इसको फांसी दे देगा। तो फांसी की सजा से मैंने इसको बचाया था नवाज शरीफ को। तो ये कारगिल एक बड़ा अजीबोगरीब अफसाना है। असल मसला ये कि दुनिया में हर जगह ना ट्रांसपेरेंसी होती है। पाकिस्तान की फौज को चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी करें। जाहिर बात है कोई इतनी गलत बात नहीं है। जाहिर बात है अब तो इंडियन फेस बहुत वाजे हो गया हुआ है कि हम कश्मीर में वाजे हो चुका है। आपकी 510 जगह उन्होंने, मैंने कल भी कहा था, उन्होंने किया है। अब बता दें कि ये कारगिल का था जिसकी सिचुएशन क्यों बनी थी, कैसे बनी थी और किस तरह की हुई थी। अब मतलब कहानियां जब और ये सब इंडिया के वाइस आर्मी चीफ जो है चंद साहब, वो बाकायदा एडमिट कर रहे हैं और बांगे दहल एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल डिफेंस है वो इंडिया से कई गुना, 1000 गुना बेहतर है। 2-3 वजूहात की वजह से बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जंग जो है ना वो जमीनी कम हो गया और एरियल ज्यादा हो गई। ठीक, और एरियल इसलिए हो गई है कि अब आप अपनी जमीन की फौज बाद में उतारते हैं, पहले आप एरियल तौर पे इलाका तबाह कर देते हैं। Exactly. कोई भी फौज मूव नहीं कर सकती जब तक उसको एयर डिफेंस हासिल ना हो। तो कहीं भी आप मूव करना होता है तो पहले फायर पावर जाती है, उसके नीचे आप चलते हैं, वरना तो आपको मार दें वो। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो कहते हैं कि इंडियन एयर चीफ का मैंने खुद पढ़ा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसके अंदर हमारी एयरफोर्स में फर्क यह है कि पाकिस्तान जो चाइना के साथ उसका आपस में बेसिकली जो है R&D का कोलैबोरेशन बहुत। R&D होती है कि आप जहाज की सारी टेक्नोलॉजी भी साथ लेते हैं, रिसर्च एंड जबकि अमेरिकन जो हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं देते। इवन अभी उन्होंने इजराइल के साथ $2 बिलियन का जो समझौता किया, इजराइल भी अपने बाप को यहूदी R&D नहीं देता, हिंदू को देगा। वो तो अमेरिका को नहीं देते जो इस वक्त सिलिकॉन वादी के बिल्डअप का वो तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो एक मिलिट्री कैफियत है वो उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से एक खौफ का भी शिकार है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो स्मॉल बॉम्ब है कि जो कि सिर्फ मिलिट्री मकासद के लिए यूज होगा, वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है, इसलिए वो और ज्यादा खौफजदा है। एब्सोल्युटली राइट, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स और जहां जहां तिश्नगी रह गई है उसको भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।